मेरे सभी महारथियों का स्वागत है फिर से एक बार हमारे वेदांत महाराष्ट्र 11-12 चैनल पे। और 11 के बच्चों के लिए जो हमने विजय सीरीज लाई थी उसमें तो 11 के बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कि 11 का कब होगा, कैसे होगा। तो बेटा आपके लिए विजय सीरीज आ चुकी है, तो आपके 11 के लेक्चर भी आपको मिलते रहेंगे। बस यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन यूनिट मतलब वन शॉट में सारे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे फिजिक्स के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, 11 का पहला चैप्टर। ओके, तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको समझने वाले हैं हम, बहुत बेसिक चीज़ें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ते हैं क्या है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या होने वाला है भाई। उसमें फिजिकल क्वांटिटीज होने वाली है, उसके अंदर फिर हम यूनिट्स की बात करेंगे, थोड़ा एसआई यूनिट्स की बात करेंगे, फिर प्रीफिक्सेस की बात करेंगे, फिर सिग्निफिकेंट नंबर्स की बात करेंगे, और फिर एक्यूरेसी इन मेजरमेंट है ना, उसकी बात हम करने वाले। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पे सबसे पहले होता है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी चीज़ है कि एनीथिंग दैट वी कैन मेजर, अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जिसको मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर क्या बोला है? फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेजर, जिसको मेजर किया जा सकता है वो है आपके लिए फिजिकल क्वांटिटी। तो हम मास को मेजर कर सकते हैं क्या सर? डेफिनेटली मेजर कर सकते हैं। तो मास बन गया आपके लिए फिजिकल क्वांटिटी। क्या हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं? तो लेंथ बन गया अपने फिजिकल क्वांटिटी। क्या हम एरिया को मेजर कर सकते हैं? डेफिनेटली एरिया भी क्या बन चुका अपने लिए फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम एरिया को मेजर कर सकते हैं। बाद में होगा टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये है मेजरेबल। तो जो चीज़ें मेजरेबल है वो है फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल सी बात है, राइट। उसके बाद में आगे बढ़ते बेटा, सिंपल। अब फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। आप बोलोगे सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब कौन सी चीज़ होती है? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसी चीज़ होती है कि जो चीज़ अपने मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। मान लीजिए कि हम मास की बात करते हैं, तो मास अपने खुद के मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। क्या लेंथ अपने मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या टाइम डिपेंडेंट है किसी और क्वांटिटी के ऊपर? सर बिल्कुल भी नहीं है। क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है? नहीं। टेम्परेचर भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने खुद के मेजरमेंट के लिए। क्या बोला है यहाँ पर? तो फिजिकल क्वांटिटी which do not depend, समझ में आ रहा है आपको? which do not depend on any other physical quantity for its measurement, जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, उसको बोला जाएगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सिंपल सी बात हो गई। बाद में हम देखते हैं यहाँ पर कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, कौन कौन से यहाँ पर टाइप्स होते हैं। उसके दूसरा जो पॉइंट है वो है डिराइव क्वांटिटी का। मतलब फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ें होती है, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है डिराइव। अब डिराइव मतलब कौन सी? अगर देखो मैं एरिया की बात करता हूँ तो एरिया जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मुझे लेंथ पता ही नहीं होगी तो मैं एरिया निकाल ही नहीं पाऊंगा, राइट। उसके बाद में अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वॉल्यूम के लिए तो आपको तीन चीज़ें चाहिए। आपको लेंथ भी पता होनी चाहिए, है ना। वॉल्यूम के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे उसके लिए आपको लेंथ भी पता होनी चाहिए, उसके लिए आपको लेंथ भी पता होनी चाहिए, फिर आपको ब्रेड्थ भी पता होनी चाहिए, आपको हाइट भी पता होनी चाहिए। अगर आपको तीनों चीज़ें मिल रही है तभी आप वॉल्यूम निकल पाओगे, अदरवाइज तो आप वॉल्यूम निकाल ही नहीं पाओगे। उसके बाद हमने बोला स्पीड। अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ तो स्पीड में क्या होगा? स्पीड में मुझे पता है कि भैया डिस्टेंस कितना हमने कवर किया, कितने टाइम में हमने कवर किया। तो ये भी किसी और चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है अपने मेजरमेंट के लिए। तो जो दूसरी चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है अपने मेजरमेंट के लिए उसको हम बोलते हैं कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर देखो फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मास पता ही नहीं होगा, एक्सेलरेशन पता ही नहीं होगा, तो फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो क्वांटिटी अपने मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है उसको बोला जाता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, उसको बोला जाता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? देखो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल चीज़ें देखी है। सबसे पहले हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी नाम की चीज़ क्या होती है ना। फिर हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटी नाम की चीज़ क्या होती है ना। फिजिकल क्वांटिटी नाम की चीज़ क्या होती है ना। फिजिकल क्वांटिटी नाम की चीज़ क्या होती है? मतलब जो ऐसी चीज़ जो मेजरेबल है उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी उसको बोला जाता है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, है ना। इसमें दो चीज़ें होती है, जैसे होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जैसे होता है यहाँ पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब ये ऐसी क्वांटिटी है जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप बोलोगे सर एग्जांपल क्या है? एग्जांपल बहुत सिंपल है। एग्जांपल क्या है इसके अंदर? तो अगर हमने मास लिया तो मास हो गया भाई डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद में हमने क्या लिया? हमने मास लिया, फिर हमने बोला मास ले लिया, हमने लेंथ ले लिया, मास ले लिया, लेंथ ले लिया हमने, उसके बाद में हमने टाइम ले लिया। तो ये सारी क्या है? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है।
उसके बाद में यहाँ पर है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, है ना, यहाँ पर है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो ये जो है अपने मेजरमेंट के लिए किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे मैं बात करूँ कि फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो फोर्स अपने मेजरमेंट के लिए मास और एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, आ रहा है समझ में। उसके बाद में अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन खुद वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है ना। रिकॉर्ड हो रहा है भाई, रिकॉर्ड हो रहा है, चलो सही तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है ना। चलो एक्सेलरेशन है तो होता क्या है कि हम रिकॉर्ड करते रहे, पता चला कि बटन ऑन ही नहीं था, ओके, वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ऐसा होता है। ओके, लाइव में पता चल जाता है, बच्चे चिल्लाते हैं ना लाइव के अंदर कि सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया, लेकिन यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा सर कि, है ना, सर को पता ही नहीं चल रहा भाई, क्योंकि वहाँ पर कोई है ही नहीं। तो फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती है, डिपेंड करती है, ये सारी डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है जिसको हम डिराइव क्वांटिटीज बोलते हैं। ओके, ऐसा हो गया। चलो आगे बढ़ते बेटा, इतना हो गया, इतनी बातें क्लियर हो गई। इसके बाद में है देखो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब देखो मान लीजिए किसी इंडिया में किसी के पास में पैसा है, तो अगर उसको काउंट करना है तो हमारे पास में स्टैंडर्ड है 1 रुपया। अगर आपको 1 रुपी पता है तो आप बता पाओगे भैया कि किसके पास कितना पैसा है ना। तो स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। अगर मुझे कोई चीज़ मेजर करनी है तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसको बोला जाता है यूनिट। ओके, उसको बोला जाता है यूनिट। द स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। अगर हम क्या करते हैं, मतलब मान लीजिए कि मुझे किसी चीज़ को मेजर करना है तो मेरे पास एक यूनिट होता है, एंड दैट यूनिट वी कॉल्ड स्टैंडर्ड, है ना। मुझे अगर किसी चीज़ को मेजर करना है तो मेरे पास स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं यूनिट, और वही जो स्टैंडर्ड होता है वो हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए। अब यहाँ पर देखो मीटर, फुट और इंच। अगर मुझे लेंथ को मेजर करना है तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मेरे पास मीटर होना चाहिए, फुट होना चाहिए, इंच होना चाहिए। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं लेंथ को मेजर कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद में मास की अगर मैं बात करूँ तो मास को अगर मेजर करना है तो मेरे पास में किलोग्राम होना चाहिए, मेरे पास पाउंड होना चाहिए। अगर मेरे पास में किलोग्राम है, मेरे पास पाउंड है, तो मुझे मास को मैं मेजर कर पाऊंगा। तो ये यूनिट होते हैं। ये क्या है, यूनिट है मास को मेजर करने के। उसके बाद में टाइम की बात करते हैं तो टाइम में क्या होता है, टाइम को हम सेकंड मेजर कर सकते हैं, मिनट में मेजर कर सकते हैं, आवर्स मेजर कर सकते हैं। उसके बाद टेम्परेचर की अगर हम बात करूँ तो, है ना, आपने देखा होगा बहुत बार कि हम बोलते हैं कि प्याला कितनी ताप आहे, तो मतलब 102 प्याला ताप है। तो एक्चुअली वो 102 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। समझ में आ रहा है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो, तो वो फ़ारेनहाइट होता है, राइट। केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस तो आपने को पता ही है। तो ये सारी चीज़ें होती, ये हो गया यूनिट। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है। यूनिट जो है हर कंट्री का, हर एक एरिया का, हर एक है ना, मतलब हर एक एरिया का, हर एक कंट्री का अलग अलग यूनिट्स का सिस्टम होता है। अब उसमें कैसा है कि हर कोई अलग अलग सिस्टम यूज़ करता है। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है ना, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि जो यूनिट्स होता है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि हम कोई यूनिट यूज़ कर रहे हैं कि किलोग्राम, हम यहाँ पर इंडिया में किलोग्राम की बात कर रहे हैं, लेकिन यूएस में तो सब लोग पाउंड की बात कर रहे हैं। तो जो यूनिट होता है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। ओके, इसकी ये इतना टेंशन की बात नहीं है। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो यहाँ पे सीजीएस नाम की सिस्टम होती है मेजरमेंट के लिए। उसके बाद में एमकेएस नाम की सिस्टम होती है मेजरमेंट के लिए। उसके बाद में होता है अपना एफपीएस यूनिट। ओके, बहुत सिंपल बातें हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिस्टम ऑफ यूनिट्स की मैं बात करता हूँ। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, हमारे पास में कितने सिस्टम, हमारे पास में 3 प्रकार के सिस्टम्स हैं। उसमें है एक एमकेएस, उसके बाद में है एमकेएस है, उसके बाद में सीजीएस है, और उसके बाद हमारे पास में है एफपीएस, है ना, ऐसी बात होती है। तो यहाँ पर एम की अगर बात करूँ तो एम क्या होता है, अपना मीटर होता है। के मतलब क्या होता है, किलोग्राम होता है। और एस मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। मतलब ये ऐसी सिस्टम है जिसके अंदर हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, इसमें हम मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं। उसके बाद सीजीएस की अगर बात करूँ तो सीजीएस में जो सी होता है वो सेंटीमीटर होता है, सीजीएस होता है सेंटीमीटर होता है, जी जो होता है वो ग्राम होता है, और एस जो होता है वो सेकंड होता है। ऐसी 3 चीज़ें यहाँ पर होती है, सेंटीमीटर होता है, ग्राम होता है, सेकंड होता है। ऐसी 3 चीज़ें यहाँ पर होती है सीजीएस के अंदर। उसके बाद में होता है एफपीएस, तो यहाँ पर होता है फुट, यहाँ पर होता है पाउंड, और यहाँ पर होता है सेकंड। ऐसी 3 बातें यहाँ पर होती है, फुट होता है, पाउंड होता है, सेकंड होता है। ऐसी 3 बातें यहाँ पर होती है। समझ में आ रहा है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस।
ऐसी 3 बातें होती है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड और सेकंड, ऐसी 3 बातें यहाँ पर होती है। अगर सेंटीमीटर में सीजीएस में अगर देखिए हम तो लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। उसके बाद में अगर मैं एफपीएस की बात करूँ तो लेंथ को हम फुट में मेजर करते हैं, मास को हम पाउंड में मेजर करते हैं और एस को हम सेकंड में मेजर करते हैं। ऐसा यहाँ पर होता है। ओके, तो ये 3 क्या हो गए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गए। ओके, और दूसरा क्या है इसके अंदर और एक चीज़ आती है उसके अंदर और एक चीज़ आती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके अंदर क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाम की एक चीज़ होती है। अब यहाँ पर क्या हो गया, कोई एमपीएस यूज़ कर रहा है, कोई एमकेएस यूज़ कर रहा है, कोई सीजीएस यूज़ कर रहा है, कोई एफपीएस यूज़ कर रहा है। तो उससे होता क्या कि बहुत सारा यहाँ पर एक केओस हो गया है ना। मान लीजिए कि इंटरनेशनल अगर हम डील कर रहे हैं तो वो डॉलर्स में करनी पड़ती है ना। आज भी ऐसी कंडीशन है कि अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट में कोई डील कर रहा हूँ तो मुझे वो डॉलर्स में करनी पड़ती है। कंट्री टू कंट्री जो एक डील होती है पैसों की तो वो डॉलर्स में होती है ना। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी कौन सी हो गई, डॉलर हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर जो मेजरमेंट के यूनिट्स है ना, सिस्टम है, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होने चाहिए। तो हमने क्या किया, एक नया सिस्टम निकाला कि भाई एक काम करो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स तैयार कर लो ताकि वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड रहे। अब इसमें हम क्या करते हैं, 7 क्वांटिटीज हम लेते हैं। 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ओके, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। थाला फॉर अ रीजन, क्या है ये, थाला फॉर अ रीजन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और इसके एसआई यूनिट्स भी है। इसके क्या है भैया, एसआई यूनिट्स भी है। ओके, मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ, टाइम सही चल रहा है, सही चल रहा है टाइम, यस, चलो टाइम सही चल रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो हम लेंथ को जो है मीटर में मेजर करते हैं, यहाँ पर आ गया छोटा एम। मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, यहाँ पे आ गया किलोग्राम। और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, ये आगे पे आ गया छोटा एस। उसके बाद में हम टेम्परेचर को केल्विन में काउंट करते हैं, यहाँ पे आ गया कैपिटल के। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में काउंट करते हैं, यहाँ पे आ गया कैपिटल ई। यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यहाँ पर कैंडेला यूज करते हैं, यहाँ पर सीडी आ गया। उसके बाद में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यहाँ पे इसको हम मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया मोल। ये मोल केमिस्ट्री में बहुत बार आता है, आपको आसानी से केमिस्ट्री में पता चल जाएगा, बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। हो गया, लेंथ का मीटर हो गया, मास का किलोग्राम हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, टेम्परेचर का केल्विन हो गया। तो ये सारे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स है। ओके, और उसके सिंबल्स है, ये सारे इसके सिंबल्स है कि कैपिटल एम मतलब मीटर का सिंबल क्या आएगा बेटा, तो छोटा एम आएगा। ओके, किलोग्राम का क्या आएगा, केजी आएगा। उसके बाद में सेकंड का क्या आएगा, छोटा एस आएगा। केल्विन का कैपिटल के आएगा, एम्पियर का कैपिटल ए आएगा, कैंडल का सीडी आएगा और मोल का एमओएल आएगा, है ना। अमोल नहीं है भैया, वो एमओएल है। अमूल भी नहीं है, अमोल भी नहीं है, वो मोल है। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये हो गए फंडामेंटल यूनिट्स हो गए जो एसआई सिस्टम ने अपने को दिए हैं। फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ऐसी यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद में बात करते हैं कि मीटर वगैरह डेफिनेशन, ये काफ़ी खतरनाक डेफिनेशन बुक में दिए गए हैं, लेकिन इसको कोई अपने को करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ओके, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे हमारे पास में 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, उसी प्रकार से हमारे पास में क्या होता है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स अपने पास में है। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से है, उसमें एक ना रेडियन है और एक स्टे रेडियन है। उसमें अपना एक रेडियन है, उसमें अपना एक स्टे रेडियन है। तो जो रेडियन और स्टे रेडियन है, ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने में, ये जो रेडियन और स्टे रेडियन है, ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने वाली यूनिट्स है। समझ में आ रहा है आपको, ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने वाली यूनिट्स है। जैसे मैं एंगल की बात कर रहा हूँ तो एंगल क्या हो गया, एंगल ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी है। तो ये ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी होती है उसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोला जाता है और उसके यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट बोला जाता है। तो ये जो प्लेन एंगल आपने मेजर किया होगा, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में मेजर करते हैं ना, कि जैसे आपने देखा होगा कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये जो डिग्री है यही है आपका एंगल का मेजरमेंट। लेकिन होता कैसा है, अभी इसको अपने को डिग्री में ना मेजर करते हुए रेडियन में मेजर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको। जैसे देखो होता कैसा, कभी कभी बहुत स्टैंडर्ड चीज़ें हो जाती है। समझ में आ रहा है, जैसे आप किसी होटल में जाओ तो आप उसको बोलो कि भाई भजिया है क्या, तो ठीक है बोला भजिया, आपको दे दिया। अब उसमें एक चीज़ होती है पैटिस। तो पैटिस ये थोड़ा इंग्लिश वर्ड अपने को लगता है, पैटिस क्या लगता है अपने को इंग्लिश वर्ड होता है, लेकिन पैटिस है क्या, पैटिस है ब्रेड का भजिया। समझ में आ रहा है। जैसे आलू आपने लिया, आलू अगर आपने बेसन में डाला, उसको आपने फ्राई किया तो बन गया आलू का भजिया। उसी प्रकार से यहाँ पर पैटिस क्या होता है, पैटिस में ब्रेड होती है, ब्रेड को हम बेसन में डालते हैं, उसको तेल में फ्राई करते हैं, तो हो गया ब्रेड वाला भजिया। लेकिन आप उसको बोलो कि भैया मुझे ब्रेड वाला भजिया दो, तो वो देगा क्या, नहीं देगा। उसको पैटिस बोलते हैं तो सब लोग उसको पैटिस बोलते हैं। तो होता ये है कि डिग्री में मेजरमेंट नहीं करना है, क्योंकि इंटरनेशनल लोग उसको डिग्री में मेजरमेंट करते हैं क्या, नहीं। इंटरनेशनली लोग एंगल को रेडियन में मेजरमेंट करते
है। बहुत बहुत शानदार, 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। अब होता है कि थीटा को मेजर करना है, तो थीटा को मेजर करने के लिए थीटा क्या हो गई, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो गई, और थीटा को मेजरमेंट करना है रेडियन में। तो आप बोलोगे सर ये रेडियन नाम की चीज़ क्या होती है? रेडियन तो सप्लीमेंट्री यूनिट है, मुझे समझ में आ गया, लेकिन ये उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब 1 रेडियन मतलब होता क्या है। ओके, तो चलो उसके लिए आपको मैं समझाता हूँ। देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैं बोलता हूँ आपको कि पाई डिग्री है ना, तो पाई डिग्री है ना, समझ में आ रहा है। या फिर मैं बोलता हूँ कि 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब आधा सर्कल, तो 180 डिग्री मतलब होता है बेटा पाई रेडियन, वो होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री मतलब होता है पाई रेडियन, समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ 90 डिग्री तो वो बोलता है पाई बाय 2 रेडियन, वो होता है पाई बाय 2 रेडियन। अगर मैं बोलता हूँ कि 360 डिग्री मतलब ये होता है 2 पाई रेडियन, कितना होता है 2 पाई रेडियन। 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, समझ में आ रहा है आपको, 360 डिग्री तो 180, 90, 360, तो ये पाई बाय 2 और 2 पाई रेडियन, तो ये सारे क्या हो गए, रेडियन में मेजरमेंट हो गया, ऐसे होता है। ओके, अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो है ना, देखो अभी आपको समझाता हूँ मैं, ये आपको बहुत सिंपल चीज़ें हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आपको 30 डिग्री, आप बोलोगे सर 30 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करा दो, मैं उसको कैसे करूँ, है ना। 30 डिग्री तो देखो 180 अगर मैंने लिया यहाँ पर, ओके देखो 180 मेरे पास में है, इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो क्या होता है, sin 3 का 18 मतलब 30 डिग्री हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। तो देखो अगर मुझे पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री, अब मुझे ये भी पता है कि 180 मतलब क्या होता है पाई रेडियन, है ना, 180 मतलब क्या होता है पाई रेडियन। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 30 डिग्री मतलब कितना पाई, अभी आपको मैं समझाता हूँ। अब मुझे पता है कि 30 डिग्री है ना 180 डिग्री, तो मैं क्या करता हूँ 180 डिग्री डिवाइड बाय मैंने 6 कर दिया, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पाई लेता हूँ और पाई को डिवाइड बाय 6 करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब 180 बाय 60 अगर यहाँ पर 30 होता है तो पाई बाय 6 रेडियन मतलब भी कितना होता है 30 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो इधर 180 बाय 6 मतलब कितना होगा 30 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन, सिंपल सी बात है, पाई बाय 6 रेडियन। उसके बाद में यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं बोलता हूँ आपको कि 180 डिग्री मैंने लिया और 180 डिग्री को मैंने 3 से डिवाइड किया, 180 डिग्री को मैंने कितना डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या आएगा पाई बाय 3 आएगा। लेकिन 180 मतलब 3 कितना होता है 60 डिग्री होता है, तो 60 मतलब क्या होगा भैया पाई बाय 3 होगा, पाई बाय 3 होगा, समझ रहे हो, पाई बाय 3 होगा। ओके, समझ में आ रहा है ऐसा। उसके बाद में होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, उसके बाद में होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स है ना, क्या होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो अभी दूसरा जो है स्टेरेडियन है, तो स्टेरेडियन मतलब क्या होता है, ये भी एंगल है लेकिन ये पूरा मतलब देखो ये कैसा होता है, मान लो आपने कोन लिया, एक आइसक्रीम का कोन है, आपने बोला कि ठीक है प्लेन वाला एंगल तो मुझे पता है, लेकिन कोन मैंने लिया और कोन में क्या होता है सेंटर में एक एंगल होता है, मतलब उसको चारों दिशाओं से हमने घेर लिया होता है। समझ में आ रहा है, अगर मैंने कोन लिया तो कोन के सेंटर में एक एंगल है जिसको हमने चारों तरफ से घेर लिया है, जिसको हमने चारों तरफ से घेर लिया है, इसको हमने चारों तरफ से घेर लिया है। तो अगर मैंने चारों तरफ से घेर लिया है तो वो क्या हो गया अपना, वो क्या हो गया अपना मतलब थीटा अपना क्या हो गया, वो हो गया मतलब पूरा 360 डिग्री एंगल हो गया वो, है ना, मतलब सॉलिड एंगल, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, मतलब जो एंगल चारों तरफ से घिरा हुआ है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल उसको बोलते हैं। तो ये हो गया अपना सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास में एक अलग यूनिट होता है, उसको बोलते हैं हम स्टेरेडियन, वो बोलते हैं अपने, उसको हम बोलते हैं स्टेरेडियन, उसको हम क्या बोलते हैं स्टेरेडियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा उसको बोलते हैं स्टेरेडियन। ओके, ऐसी बातें होती हैं। तो ये सॉलिड एंगल हो गया, इसको मेजरमेंट करने के लिए स्टेरेडियन होता है। आप बोलोगे सर ये सिंबल किसका है, तो बेटा ये ओमेगा का सिंबल है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना बहुत बड़ा ओमेगा, तो जो ओमेगा ये सिंबल है ना, ये स्मॉल सिंबल है, और ये जो है वो है ना स्मॉल क्या होता है ना, स्मॉल क्या होता है, और कैपिटल लेटर्स है ना, जैसे ABCD होता है, ABCD में कैपिटल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे ओमेगा कैपिटल और स्मॉल है, तो ये जो ओमेगा है ये कैपिटल ओमेगा है। ओके, उसके बाद में देखो SI यूनिट, तो SI यूनिट को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, है ना। अगर मुझे SI यूनिट लिखना है, ओके मैं टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे ताकि, और हमारी रिकॉर्डिंग है ना, मुझे ऐसा लिखना पड़ता है भाई क्योंकि ये चल रहा है ना, क्योंकि अगर मैं बोलता रहूँगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ ना हो जाए यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे कि यूनिट्स को लिखने के लिए हमारे पास में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो कि न्यूटन, एम्पियर, कूलम, तो ये जो है ये साइंटिस्ट के नाम है, लेकिन जब उसको मैं एज ए यूनिट यूज़ करता हूँ, साइंटिस्ट का नाम मुझे पता है न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है,
लेकिन अगर उसको मुझे एज ए यूनिट लिखना है तो मैं उसको स्मॉल लेटर में ही लिखता हूँ, है ना। न्यूटन लिखता हूँ मैं स्मॉल में, और यहाँ पर मैंने कैपिटल में नहीं लिखना है मुझे। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन इसको मुझे लिखना है स्मॉल लेटर्स में ही, क्योंकि ये यूनिट है। उसके बाद कूलम हो गया, कूलम भी मुझे लिखना है स्मॉल में, है ना, ऐसी बात होती है। बाद में देखो सेकंड की बात करते कि यहाँ पर देखो N फॉर न्यूटन, है ना। यहाँ पर देखो कि अगर मुझे पता है कि न्यूटन ये साइंटिस्ट का नाम है, तो जब उसका मैं पूरा नाम लिखता हूँ एज अ यूनिट तो मुझे स्मॉल में लिखना है। लेकिन मुझे न्यूटन का जो यूनिट, मतलब न्यूटन ये यूनिट अगर मुझे सिंबल के फॉर्म में लिखना है तो मुझे वो कैपिटल N के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मान लो केल्विन ये साइंटिस्ट का नाम है, तो उसका जो यूनिट है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल में होगा, वो स्मॉल में नहीं होगा, ऐसी बात होती है। यहाँ पर एम्पियर जो है साइंटिस्ट का नाम है, तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है कैपिटल में होगा। कूलम ये एक साइंटिस्ट का नाम है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैपिटल C के फॉर्म में होगा। ओके, ऐसी बातें होती है। बाद में देखो यहाँ पे कि रूल्स फॉर राइटिंग SI यूनिट, है ना, उसमें मैंने देखो जो बोला, यहाँ पर मीटर की बात करते हो तो मीटर कैसा है, मीटर ये साइंटिस्ट का नाम थोड़ी है, मीटर तो मीटर है। तो मीटर का जब मैं मीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो वहाँ पे आएगा स्मॉल m। जब मैं सेकंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा स्मॉल s, है ना, ऐसी बातें होने वाली है। उसके बाद किलोग्राम की मैं बात करता हूँ, किलोग्राम ये भी साइंटिस्ट का नाम थोड़ी है, तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो kg होगा। कैंडेला का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, CD होगा, ऐसा होता है। ओके, ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पे जब भी हम नंबर और यूनिट साथ में लिखते हैं तो उसके बीच में थोड़ी गैप होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके अंदर गैप है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो गया। नंबर और यूनिट्स के बीच में गैप होनी चाहिए। देखो यूनिट्स अगर है तो उसके बीच में गैप नहीं रही तो चलेगा, लेकिन अगर नंबर है और यूनिट है तो उसके बीच में गैप होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर कि जब भी हम यूनिट लिखते हैं तो उसको प्लूरल फॉर्म में कहीं लिखा जाता है ना। मीटर को आप मीटर्स नहीं लिख सकते, अगर आपने मीटर्स लिखा तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप किलोग्राम लिख रहे हैं तो सही है, लेकिन आपने kgs लिखा तो वो गलत हो गया। सेकंड को सेकंड्स नहीं लिखना है, सेकंड्स लिखोगे तो गलत हो जाएगा। सेकंड को सेकंड ही लिखना है, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है। केल्विन को केल्विन लिखना है, केल्विन्स नहीं लिखना है। ये इसका यूनिट होता है, ये इसका ऐसा है रूल है फॉर SI यूनिट्स। उसका मैं देखो यहाँ पे 7 मीटर, है ना। देखो अगर आप यूनिट लिखते हो, अगर आप नंबर लिखते हो, यूनिट लिखते हो, तो उसके बाद में आपको फुल स्टॉप देना है क्या, नहीं देना है। नंबर और यूनिट के बाद में फुल स्टॉप आपको नहीं देना है। ओके, नंबर यूनिट के बाद में आपको फुल स्टॉप देना है क्या, नहीं देना है। नंबर यूनिट के बाद में फुल स्टॉप नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसी बातें होती है। ओके, बाद में देखो यहाँ पे जब भी हम देखो यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर यूनिट है, नंबर यूनिट के बीच में गैप होनी चाहिए, लेकिन यूनिट्स के बीच में गैप नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। यूनिट्स को आपको चिपका के लिखना है, नंबर को आपको अलग लिखना है। यहाँ पे न्यूटन मीटर आपने साथ में लिखा है, चिपका के लिखा है, यहाँ पे इसको चिपका के लिखा है। अगर आप बोलोगे कि मैं इसको अलग अलग लिखता हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये तरीका गलत है लिखने का। ओके, उसके बाद में ऐसा है प्रीफिक्सेस, है ना। अब ये बहुत यूज होते हैं, जैसे मान लो कि मीटर है लेकिन सेंटीमीटर है, मीटर है लेकिन डेसीमीटर है, किलोग्राम है लेकिन, मतलब देखो एक होता है ग्राम, एक होता है किलोग्राम। समझ में आ रहा है। एक होता है ना गीगाबाइट, एक होता है मेगाबाइट, एक होता है किलोबाइट। ये आपने देखा होगा कि 1 GB का है मतलब गीगाबाइट, है ना। मेगाबाइट MB का है मतलब मेगाबाइट, किलोबाइट KB MB और GB, ऐसा होता है। तो ये प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स जो मेन यूनिट के आगे लगते हैं, है ना। समझ में आ रहा है। जैसे मीटर के आगे क्या लगेगा, सेंटी। तो ये चीज़ें यहाँ पे जो मैंने रेड करके रखा हुआ है ना, उसको आपको याद रखना है। ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपकी यूनिट टेस्ट में पूछे जाते हैं, आपकी पहली जो यूनिट टेस्ट है उसके अंदर पूछा जाता है। बाकी कैलकुलेशन में आपको काम में आता है। सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, 10⁻²। मिली मतलब क्या होता है, 10⁻3। माइक्रो मतलब क्या होता है, 10⁻6। नैनो मतलब होता है 10⁻9 और पीको मतलब होता है 10⁻12। उसके बाद देखो यहाँ पे गीगा की बात करें तो 10�9 आएगा, मेगा की बात करें 10⁻6 आएगा, किलो की बात करें 10⁻3 आएगा, है ना। याद रखना है। मिली मतलब 10⁻3, सेंटी मतलब 10⁻², उसके बाद माइक्रो मतलब 10⁻6, नैनो मतलब 10⁻9, पीको मतलब 10⁻12। ऐसी यहाँ पर बातें होती है। हो गए। इतना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई, इतना क्लियर हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर है। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग सही चल रहा है अपना, बिल्कुल बिल्कुल सर सही चल रहा है। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो जैसा मिली एम्पियर, देखो मिली एम्पियर, तो मिली का मतलब 10⁻³ आ गया, है ना। माइक्रो मतलब क्या आ गया, 10⁻6 आ गया। उस प्रकार से उसको लिखा जाता है। ओके, अब देखो अगर मैं
मतलब कोई माइक्रो है ना, पैथोजेंस होते हैं ना, पैथोजेंस होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, तो बैक्टीरियाज का जो साइज होता है 10⁻⁶ मीटर के आसपास होता है। मतलब ये हो गया माइक्रो, है ना, ये माइक्रो लेवल मतलब 10⁻⁶, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, है ना। उसके अंदर नैनो, नैनो मतलब 10⁻⁹। जो अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नैनोमीटर के रेंज में होते हैं, 1 नैनोमीटर के रेंज में होता है, मतलब 10⁻⁹ मीटर के रेंज में होते हैं। उसके बाद में अगर मैं एटम की बात करूँ तो एटम होता है 10⁻10 मीटर के रेंज में, एंगस्ट्रॉम यूनिट। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि मतलब उसकी जो रेडियस होती है वो 10⁻15 मीटर के आसपास होती है, बहुत ही छोटा साइज होता है उसका। फर्मी, है ना, 1 फर्मी मतलब 10⁻15 मीटर। ओके, उसके बाद कुछ यूनिट्स है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब देखो अर्थ और सन, अर्थ हमें पता है कि सन के अराउंड घूमती है, लेकिन अर्थ और सन के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है, जो मीन डिस्टेंस होता है, उसको लेता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। और ये इसकी वैल्यू होती है 1.5 10⁻11 मीटर। अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस 1.5 10⁻11 मीटर, है ना। आगे बढ़ते हैं, 1 लाइट ईयर, मतलब मान लो कि लाइट ईयर, देखो ये ईयर दिखने को ईयर है, लेकिन ये डिस्टेंस का यूनिट है, ये टाइम का यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर, मान लो कि लाइट जो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है, उस प्रकार से लाइट जो है 1 साल तक अगर ट्रैवल कर रही है, उस प्रकार से मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर लाइट 1 साल तक ट्रैवल कर रही है, तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगी उस डिस्टेंस को बोला जाएगा 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस, 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस। ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो पारसेक, पारसेक मतलब क्या होता है? पारसेक मतलब एक बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखो होता क्या है कि आप एक काम करो, सन और अर्थ के बीच में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ले लो, है ना। देखो ये जो डिस्टेंस है दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस। फिर एक काम करो, यहाँ से एक सीधी लाइन बनाओ, बहुत दूर तक लाइन बनाओ, है ना, बहुत दूर तक लाइन बनाओ यहाँ से सीधी, और फिर यहाँ से एक लाइन बनाओ, और ये जो लाइन है इस लाइन को इंटरसेक्ट होनी चाहिए, इस लाइन को इंटरसेक्ट होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से बहुत दूर तक लाइन बनाओ, बहुत दूर तक लाइन बनाओ, बहुत दूर तक चलने दो, और फिर अर्थ, है ना, मतलब देखो सन से हमने सीधी लाइन बनाई, और फिर हम अर्थ से एक सीधी लाइन बनाएंगे बहुत दूर तक, बहुत दूर तक, और जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होने वाली है वहाँ पर छोटा सा एंगल बनने वाला है, और वो जो एंगल होगा वो होगा 1 सेकंड का एंगल। सर आप बोलोगे सर 1 सेकंड मतलब क्या होता है ना, आप बोलोगे सर 1 सेकंड मतलब क्या होता है? 1 सेकंड, देखो 1 डिग्री मतलब होता है 60 मिनट्स, और 1 मिनट मतलब होता है 60 सेकेंड्स। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से ये होता है 1 सेकेंड, ऐसा होता है, मतलब 1 सेकेंड कितना छोटा एंगल होगा। तो ऐसा करना है, तो ये जो अर्थ से हम एक सीधी लाइन बनाएंगे ना, जब तक वो उस तक पहुंचेगी, उस पॉइंट तक, उस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट वी कॉल्ड 1 पार्सेक, दैट वी कॉल्ड 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक होगा 3.1 × 10⁻16 मीटर, 3.1 × 10⁻16 मीटर, ये होने वाला है 1 पार्सेक। ओके, उसके बाद में ये देखो, यहाँ पर देखो एकड़, है ना, एकड़ मतलब कितना होता है कि 4000 मीटर स्क्वेअर, है ना, 4000 मीटर स्क्वेअर का अगर एरिया आपके पास में है, अगर शेत आपल्या घरी आहे तो त्याला म्हणतो आपण 1 एकड़, है ना, 4000 मीटर स्क्वेअर, मतलब वो हो गया समझो 200 मीटर इंटू 20। मान लो कि लंबाई कितनी पास में आपके पास में 2000 मीटर का लेंथ है और 20 मीटर का उसकी ब्रेड्थ है, तो दैट इज 4000 मीटर। ओके, उसके अंदर हेक्टर और बार्न। ओके, तो बार्न जो होता है सबसे छोटा यूनिट होता है, ओके, 10⁻28 मीटर स्क्वायर होता है, और बाकी हेक्टर की बात करें तो ये होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, है ना, ये बहुत बड़ा यूनिट होता है हेक्टर। 10,000 मतलब उसके अंदर तो 2.5 एकड़ मतलब होगा 1 हेक्टर। ओके, बाद में देखो यहाँ पे 1 मेट्रिक टन मतलब 1000 किलोग्राम, 1 क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम, इस तरीके से, है ना, ये सारी चीज़ें कि 1 पाउंड एक बेबी होता है कि जिसका वजन होता है 0.454 किलोग्राम, 1 स्लग 14.59 किलोग्राम, ऐसी बातें यहाँ पर होती है। ओके, 1 चंद्रशेखर लिमिट, है ना, तो 1.42 मास ऑफ द सन, मतलब ये सबसे बड़ा यूनिट है मास को मेजर करने का, तो उसकी वैल्यू होती है 2.785 × 10⁻30 किलोग्राम, है ना, 2.785 × 10⁻30 किलोग्राम, ऐसी बातें यहाँ पर होती है। ओके, ऐसा होता है। बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर है कि भाई एटॉमिक मास यूनिट 1/12 इंटू मास ऑफ दैट सिंगल कार्बन एटम, है ना, ये सारी बातें यहाँ पर होती है कि अगर मुझे किसी एटम का वजन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मुझे लेना पड़ेगा कि कार्बन का
कार्बन 12। अब आप बोलोगे सर कार्बन 12 क्यों लिया, तो कार्बन 12 नेचर में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, तो 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ द कार्बन, है ना 1/12 इंटू मास ऑफ द कार्बन, दैट इज द मास ऑफ वन सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। तो इसको यूज़ किया जाता है एटम के मास को मेजर करने के लिए, है ना, ऐसी बातें होती है यहाँ पर। उसको में कुछ ये भी 1 सोलर डे 24 आवर, ये भी चीज़ें हैं यहाँ पर, ओके, ऐसी बातें हैं। लेकिन देखो अब है डायमेंशन की बारी। आप बोलोगे डायमेंशन मतलब क्या, डायमेंशन मतलब क्या, देखो कि मान लो कि लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन जो है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि लेंथ के लिए हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एल, मास के लिए लिखते हैं हम कैपिटल एम, टाइम के लिए लिखते हैं हम कैपिटल टी, टेम्परेचर के लिखते हैं कैपिटल के, है ना, करंट के लिखते हैं एम्पियर, उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखते हैं यहाँ पर, है ना, मोल, उसके बाद में ल्यूमिनोसेंट्रिसिटी जूल। तो ये जो है बेसिक मतलब बेसिक फंडामेंटल है ना, ये बेसिक मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, ये इसके सिम्बॉल्स है। तो ये सिम्बॉल्स जो है उनके स्क्वायर ब्रैकेट में अगर इसके हम सिम्बॉल लिखेंगे तो ये बन जाएंगे इसके डायमेंशन। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करके यूज़ करते हैं। मान लो यहाँ पर डिराइव क्वांटिटीज़ है, हमारे पास में क्या है, डिराइव क्वांटिटीज़। तो डिराइव क्वांटिटीज़ को अगर मुझे लिखना है, अगर मुझे डिराइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो डिराइव क्वांटिटी को मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के पावर में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उसको बोला जाएगा डायमेंशन, है ना, कि पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन अ डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी को अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये बन जाएगा उसका डायमेंशन। ओके, देखो जैसे यहाँ पर डेंसिटी है, ओके, चलो ये करेक्ट फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। ये बहुत डिफिकल्ट आपको लगता है, लेकिन इसको मैं बहुत आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। जैसे देखो कि जैसे मेरे पास में क्या है, मेरे पास में है वेलोसिटी, मेरे पास में क्या है भैया, मेरे पास में क्या है, वेलोसिटी, है ना, मेरे पास में क्या है, वेलोसिटी, या फिर हम लिखेंगे वर्क डन, है ना, वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, चलो जाने दो, इसको भी जाने दो, है ना, फोर्स, है ना, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अगर मुझे डिस्टेंस को लिखना है तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मतलब लेंथ है, लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो उसको मैं लिखता हूँ इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ कैपिटल टी। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल और इन स्क्वायर ब्रैकेट टेन टू द पावर -1। ये होते हैं वेलोसिटी के डायमेंशन, ये होते हैं वेलोसिटी के डायमेंशंस, ये होते हैं वेलोसिटी के डायमेंशंस। क्लियर हो गई बात। उसके बाद में होता है यहाँ पर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमें पता है कि वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी का डायमेंशन है इन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल और स्क्वायर ब्रैकेट टी टू द पावर -1। उसके बाद में होता है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल टी। ओके, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो आएगा तो आएगा इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल और यहाँ पे आएगा टी टू द पावर -2। ऐसी बातें होती आ रहा है समझ में। इस तरीके से ये काम करता है, ये हो गया ब्रैकेट और टी टू द पावर -2, इस तरीके से ये काम करता है। आ रहा समझ में। ओके, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है। तो ये हो गया डायमेंशन। उस तरीके से अभी ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ तो फोर्स में क्या आएगा, फोर्स में आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मास के लिए मैं लिखूंगा मैं स्क्वायर ब्रैकेट में m। उसके बाद में एक्सेलरेशन का मुझे पता ही है, एक्सेलरेशन का क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला, यहाँ पर मैं l लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टी टू द पावर -2, है ना। अब इसको मैं साथ में लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब ये सेपरेट भी लिख सकते हैं, साथ में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इन स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर मैंने m लिखा, इन स्क्वायर ब्रैकेट मैंने l लिखा और यहाँ पर टी टू द पावर मैंने -2 लिखा। आ रहा समझ में। इस तरीके से ये चलेगा डायमेंशनल फार्मूला, समझ में आ रहा है। इस तरीके से काम करता है। ओके, अब इसमें लास्ट में कुछ चीज़ें हैं। ओके, अब ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब होता क्या है कि बहुत बार बड़े बड़े क्वांटिटीज़ होते हैं, बहुत बार बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। तो वो जो नंबर्स होते हैं बेटा, तो उस नंबर को मतलब देखो, मान लीजिए मेरे पास में कितने रुपए है, मान लीजिए मेरे पास में है 19 रुपये और 99 पैसे, है ना, 19 रुपीज़ और 99 पैसे, या फिर मैं बोलता हूँ 19 रुपीज़ एंड 90 पैसा। तो ऑलमोस्ट मेरे पास में कितने हो गए, 20 रुपये। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे पास 19 रुपीज़ एंड 90 पैसे, मैं ऐसा बोलूँगा क्या, नहीं, मैं बोलता हूँ मेरे पास 20 रुपये है ना। तो ये हो गया सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको अब देखो होता कैसा, ये देखो 19.99, इसमें आ गए 4 डिजिट,
लेकिन मुझे लिखना है इसको दो सिग्निफिकेंट नंबर, मतलब उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट जो नंबर्स है उसको अगर बताना है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 19.19, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 20, है ना। तो मैंने उसको यहाँ पर 9 है ना, तो यहाँ पे पहली वाली क्वांटिटी को मैंने बढ़ा दिया 1 से, तो ये हो गया 20। तो ये 4 नंबर को मैंने 2 सिग्निफिकेंट नंबर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये होता है सिग्निफिकेंट नंबर्स। मतलब एक्चुअल आपके पास कितना पैसा है ना, कितना आपके पास रुपया है या फिर जो भी है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके समझ में आ रहा है, विच आर डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम अ पर्टिकुलर मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। मतलब आपने मेजरमेंट किया और आपने जो उसके अंदर सिग्निफिकेंट एकदम इंपॉर्टेंट जो नंबर्स है अगर आपको वो आपने बता दिए तो वो होंगे अपने आपके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब इसको लिखते कैसे, इसके कुछ रूल्स है, इसके कुछ रूल्स है। मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पर मास लिया तो मास में 6.11 ग्राम हो गया, एग्जैक्ट बताया इसने, तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी स्पीड कितनी है 67 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, है ना। इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर देखो कि हाँ, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, है ना। मतलब मान लीजिए कोई मैं नंबर लिखता हूँ इसके अंदर 16 है, यहाँ पर कहीं जीरो है क्या, नहीं, तो ये सारे क्या हो गए अपने लिए सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए, है ना। नॉन जीरो अगर है तो वो सिग्निफिकेंट्स हो गए। ओके हाँ, तो 16 में कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, तो यहाँ पर 2 नंबर है सिग्निफिकेंट। यहाँ पर 35.6 अगर है तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स है। यहाँ पर 6438 है तो इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स है ना, ऐसा होता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे कि जीरोज बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, है ना। जीरोज बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, मतलब 2 और 5 के बीच में एक जीरो है, तो 2 और 5 के बीच में अगर एक जीरो आ गया तो वो बन गया अपने लिए सिग्निफिकेंट, तो वो भी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट किया जाएगा। मतलब यहाँ पर हो गए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पर 3 और 8 के बीच में 2 जीरो है, लेकिन ये भी सिग्निफिकेंट नंबर्स में आ जाएंगे, तो यहाँ पर बनेंगे टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पे देखो 60.005, अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसके अंदर कितने हो गए, 5 और 6 के अंदर 3 डिजिट आ गए, 3 जीरो आ गए, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नंबर माने जाएंगे, तो ये टोटल बन जाएगा, टोटल 5 सिग्निफिकेंट नंबर का, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट का ये नंबर बनेगा, है ना। ऐसे भी कुछ रूल्स है। उसके बाद में देखो यहाँ पे कि 400, है ना। अब देखो यहाँ पर होता कैसा है कि जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर 00 है, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि अगर 2 नंबर के बीच में नहीं है, मतलब 2 नॉन जीरो के बीच में होना चाहिए तब वो सिग्निफिकेंट बनेगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर एक ही बनेगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 305, इसमें ये जीरो जो है सिग्निफिकेंट है लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो किसी ने बोला कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, तो आपको बोलना है कि 3 है। यहाँ पर देखो 20+1, उसके बाद में सेकेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 20+1, तो ये कितना आएगा 21 आएगा, तो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स बन जाएंगे अपने, समझ में आ रहा है। ऐसी बात यहाँ पर होने वाली है। चलो कितना टाइम हो गया, ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक ही टॉपिक बचता है वैसे, चलो कोई बात नहीं। टर्मिनल जीरोज दैट आर ऑल्सो द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट द नंबर आर सिग्निफिकेंट, है ना। अब देखो यहाँ पर कैसा बोला गया है कि है ना, अगर टर्मिनल जीरोस है, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनल जीरोस है, तब भी वो सिग्निफिकेंट माने जाते हैं, क्योंकि अगर इसको हमने हटा दिया तो इसका जो कैलकुलेशन है वो कैसा हो जाता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है ना। इसलिए यहाँ पर देखो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने हो गए 5 हो गए, है ना। पहले वाले में कैसे लिखा था हमने कि टर्मिनल जीरोस इन अ नंबर विद डेसिमल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, है ना, अनलेस स्पेसिफिक बाय लीस्ट काउंट, है ना, समझ में आ रहा है। तब वो क्या हो जाएगा अपना सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेगा, मतलब उसमें जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेगा। ओके, उसके बाद में कुछ आगे भी रूल्स है, जैसे रूल नंबर 5 है, इफ द नंबर इज लेस देन 1 ऑल जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो देखो यहाँ पर इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो इस प्रकार से अगर कोई नंबर है तो 64 है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जीरो है, तो ये कैसे हुए, इसके अंदर 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर माने जाएंगे। यहाँ पर आप देखो कि 850 है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद में 1 जीरो है, तो इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट नंबर माने जाएंगे, है ना। मतलब डेसिमल पॉइंट और नंबर इसके बीच में अगर कोई जीरो है वो सारे कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और बचेगा सिर्फ ये नंबर बनेगा, 4 सिग्निफिकेंट नंबर बन जाएगा वो। ओके, लास्ट में कैसा है यहाँ पर कि ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स यूज पावर्स ऑफ 10 टू अवॉइड कन्फ्यूजन, है ना। मतलब 2.700 है, तो इसके अंदर कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो गए, तो इसको मैं लिखता हूँ 2.77 × 10⁻², है ना, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितने टोटल 4 सिग्निफिकेंट नंबर बन जाएंगे, है ना। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको, है ना, किलोमीटर में, तो यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएंगे। ओके, आ रही है बात समझ में।
और लास्ट इसमें होता है यहाँ पर, लास्ट में इसमें होता है एक मेजरमेंट नाम का यहाँ पर चीज़ है ना। यहाँ पर इसके अंदर क्या है, मेजरमेंट नाम का चीज़ है, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट करने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर होती है कि एक्यूरेट मेजरमेंट कैसे किया जाए, एरर को कैसे टाला जाए, कि हम एरर को कैसे यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, है ना, एरर को हम कैसे कैंसिल यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि मान लीजिए कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट करवाया और एक्सपेरिमेंट में हमारे पास कितने रीडिंग आए, हमारे पाँच रीडिंग आए, है ना। हमारे पास में 1 2 3 4 5, तो हमारे पास में 5 रीडिंग्स आए हैं इसके अंदर, है ना, समझ में आ रहा है। इसके अंदर हमारे पास कितने नंबर्स, मतलब हमने कोई एक्सपेरिमेंट करवाया, इसके अंदर अपने को 5 रीडिंग आए हैं। तो 1 2 3 4 5 ऐसे अपने पास 5 रीडिंग्स आए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे इसका मीन वैल्यू निकालेंगे। मान लो कि 1 2 3 4 5 रीडिंग आए ना, एक काम करो उसको 5 से डिवाइड करो, तो हमें मिलेगा मीन वैल्यू, हमें मीन वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर काम खत्म होगा क्या, नहीं, हमें एक्यूरेसी और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठाएंगे और हर एक नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब देखो हमारे पास में 5 रीडिंग आए थे, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 रीडिंग आए थे। उन सभी 5 डिजिट में से, उन सभी 5 नंबर में से हम मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास में ये वैल्यू आने वाली है ना। इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स, है ना, डेल्टा एक्स आई। तो ऐसा हमने कर लिया और फिर बाद में हम क्या करेंगे, ये तो हमने कर लिया, तो ये मेन वैल्यू और मेन वैल्यू ये है, मेन रीडिंग ये है, इसके अंदर से हमने मेन वैल्यू ये है, इसके अंदर से हमने मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, बाद में ये नंबर हमारे पास में आए, इसका भी हमें मीन निकालना है, इसका भी हम क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो फिर ये जो नंबर बनेगा दैट विल बी मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब ये बनेगा मीन एब्सोल्यूट एरर, कि मतलब इसके मेजरमेंट के अंदर क्या एब्सोल्यूट एरर हो सकता है, वो यहाँ से हमें पता चलेगा। ओके बेटा, तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो डेफिनेटली आपको बताना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें हम यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते, समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते। वो बहुत डिटेल में अगर पढ़ना है तो डेफिनेटली आपको ऐप के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पर जितना पॉसिबल हो सके उतने सेशन लेकर के हम पढ़ा सकते हैं, राइट। मतलब यहाँ पर ये अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गया, इसके अंदर जितने भी मेन टॉपिक थे वो मैंने आपको सारे पढ़ा दिए। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको न्यू बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको न्यू बैच का लिंक मिलने वाला है। जितने भी हमारे 11th के बच्चे उनको बता दीजिए कि भैया न्यू बैच जो है ना वो है 11th के बच्चों के लिए, वहाँ पर आकर के आप बहुत डिटेल में यूनिट्स एंड मेजरमेंट और हर एक चैप्टर पढ़ सकते हो। तो बेटा यहाँ पर हम रुकते हैं, अगला टॉपिक भी आएगा। मुझे लगता है कि मेरा जो सेशन है हर मंडे को लगा हुआ है, तो हर 4 या 5 दिन के बाद में अपना फिजिक्स का वीडियो आने वाला है। वहाँ पर आपका फिजिक्स का पूरा सिलेबस आपको 11th का, मान लीजिए 14 लेक्चर्स है तो 14 लेक्चर, हर एक लेक्चर आपको, हर एक चैप्टर आपको 1 शॉट में वहाँ पर मिल जाएगा। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।